Assalamualaikum viewers, welcome to Ilmi Center for Competitive Exams. My name is वकास अजीज. इस चैनल पे मैं पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ. मेरा अपना अलग से एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है लेक्चर्स बाय वकास अजीज. वहाँ पे मैं फिलॉसफी और सोशियोलॉजी के लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ. आप अगर विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं. ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक, इसको डिस्कस करना है कि क्या होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे. ठीक, लेकिन पहले इस पोर्शन को देखें. गवर्नमेंट को हमने दो डिविजन्स में इसको कैटेगराइज किया हुआ है. दो डिविजन्स हैं, एक है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक, टू डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ पावर्स. और ये दो डिविजन्स किस बेसिस पे हैं? एलोकेशन ऑफ पावर्स. ठीक, कि पावर्स किसके पास हैं, स्टेट के अंदर जो गवर्निंग पावर्स हैं वो किसके पास होती हैं. तो इस बेसिस पे दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, यूनिटरी और फेडरल. किस बेसिस पे? एलोकेशन ऑफ पावर्स की बेस पे. ठीक, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? देखें, ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. जितनी भी गवर्निंग पावर्स होंगी वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी. मोस्ट प्रोबेबली आप हैं, मैं हूं, हम अभी जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर रह रहे हैं ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं. या अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और फिर उसके अंदर सब डिविजन्स हैं जिसमें हर स्टेट की अपनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट है. ठीक, लेकिन यूनिटरी में इस तरह नहीं है. ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ठीक, इसका जो कंसेप्ट है वो यूनिटरी में नहीं है. यूनिटरी में सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसी के हाथों में सारी की सारी पावर्स होती हैं. अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके मेंबर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. ठीक, यही इलेक्शन के थ्रू आए हुए होते हैं. बस फर्क ये है कि वही एक गवर्नमेंट पूरे कंट्री को चला रही होती है. कोई सब डिविजन्स नहीं होती कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो. ठीक, सिर्फ एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसी के हाथों में सारी पावर्स होती हैं. देखें कैसे. सपोज करें ये एक कंट्री है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है. ठीक, इसके पास, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर्स हैं. मैंने इसको डार्क कर दिया. इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स हैं, लेकिन इसके अलावा ये पूरी स्टेट को, पूरी कंट्री को गवर्न तो कर रही है, लेकिन इसके अलावा इसने लोकल गवर्निंग बॉडीज भी बनाई हुई होती हैं. मुख्तलिफ, उस कंट्री के मुख्तलिफ इलाकों में लोकल गवर्निंग बॉडीज बनाई हुई होती हैं. लेकिन फर्क आप देख सकते हैं कि लोकल गवर्निंग बॉडीज बिल्कुल ब्लैंक हैं, विच मीन्स कि इनके पास पावर्स नहीं होती. ये जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती हैं. सारी की सारी पावर्स, ये जो मैंने ब्लैक किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं. समझे? अब इसके अपोजिट आता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो करंटली मैं रह रहा हूं, मे बी आप अगर इंडिया में रहते हैं तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहते हैं. ठीक, इसमें क्या होता है? पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट्स. पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स के दरमियान. ठीक, देखें,
ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक। इसके पास पावर्स तो हैं बिल्कुल, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेकिन जो रीजन्स डिवाइडेड हैं, ठीक, सपोज करिए ये अलग अलग प्रोविंसेस हैं। अगर आप पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं तो आप समझें ये अलग अलग प्रोविंसेस हैं। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो समझें ये अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक। जैसे हरियाणा स्टेट हो गया, मुख्तलिफ है, ठीक। अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास पावर्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके पास भी पावर्स हैं। ये देखिए, समझ आई आप लोगों को? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर्स हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास भी पावर्स हैं। इसे रीजनल गवर्नमेंट्स के लें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लें, या अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स के लें, ठीक। आप समझ आई? यूनिटरी में सिर्फ एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके पास सारी पावर्स हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है प्लस रीजनल गवर्नमेंट्स भी होती हैं और पावर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, कुछ पावर्स फेडरल गवर्नमेंट के पास होती हैं। वो जब हम फेडरल गवर्नमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कैसे होती है। समझ आई? अब आए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको डिस्कस करते हैं। A system of political organization in which all of the governing powers reside in a centralized government. जितनी भी गवर्निंग पावर्स हैं उस कंट्री को गवर्न करने के लिए वो सारी की सारी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के पास होती हैं। A single central government controls the whole state with full might. और यही से ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट है और पूरी की पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है। जितनी भी कंट्री है उसके सारे अफेयर्स को कंट्रोल करती है, सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। ऑल्दो देयर आर लोकल इंस्टीट्यूशंस, यहां पे गवर्निंग लिख दे, मैं भूल गया लिखना, लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। बुरा लगेगा कि मैं इस तरह लिख रहा हूं, लेकिन आप इसको सही करके लिख दें कि ऑल्दो देयर आर लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस टू, कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा लोकल गवर्निंग इश्यूज, वो क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस तो होते हैं, लोकल गवर्निंग बॉडीज होती हैं, बट दीज सब डिविजन्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। सब डिविजन्स इन लोकल गवर्निंग बॉडीज की बात कर रहे हैं कि ये जो लोकल गवर्निंग बॉडीज हैं ये जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर होती हैं, इनके पास पावर्स नहीं होती, ठीक। लोकल गवर्निंग बॉडीज वर्क अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो लोकल गवर्निंग बॉडीज हैं ये जितना भी फंक्शन परफॉर्म करती हैं सारी की सारी इसको कमांड कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। जितनी भी गवर्निंग बॉडीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, ठीक। अब ऐसे कौन से कंट्रीज हैं करंटली जिनके अंदर ये सेटअप है यूनिटरी गवर्नमेंट का? जापान है, फ्रांस है, श्रीलंका है। अब इनकी जब आप लेजिस्लेटिव असेंबलीज को देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वहां पे मेंबर्स इलेक्ट होके जाते हैं, बकायदा इलेक्शंस होते हैं। बस फर्क ये है कि इन्होंने डिविजन्स नहीं की हुई। किस तरह की डिविजन्स? कि अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को डिवाइड नहीं किया इन द सेंस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो जैसे यहां पे है और फिर रीजनल गवर्नमेंट्स हों, इस तरह इन्होंने नहीं किया। एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है। हाँ, एरिया बड़ा है कंट्री का तो लोकल गवर्निंग बॉडीज बना दी, पर उनको पावर्स नहीं दी। समझ आए?
है डेवोल्यूशन का कंसेप्ट। ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये कंसेप्ट आता है डेवोल्यूशन कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट सम पावर्स टू लोकल गवर्निंग बॉडीज थ्रू अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस कॉल्ड डेवोल्यूशन। कि ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट समटाइम्स लोकल गवर्निंग बॉडीज को कुछ पावर्स दे दे, और ये पावर्स किस तरह वो देती है? थ्रू अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। बकायदा एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ, इस लोकल गवर्निंग बॉडी को हमने कुछ पावर्स देनी है। उस प्रोसेस को, लेजिस्लेटिव प्रोसेस को, और ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है या ये जो पावर दी जा रही है, इसको डेवोल्यूशन कहते हैं। एंड कैन रिवोक दीज पावर्स एट एनी टाइम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकल गवर्निंग बॉडीज को डेवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू पावर्स तो दी, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी, जिस टाइम चाहेगी, उन पावर्स को वापस छीन लेगी लोकल गवर्निंग बॉडी से। समझ आई बात की? अब कोई ऐसा क्राइसिस या कोई ऐसा इशू हो सकता है कि इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को लोकल गवर्निंग बॉडीज को पावर्स देनी पड़े, कुछ पावर्स, सारी नहीं, कुछ, लेकिन वो फॉर द टाइम पीरियड होता है, फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और जब इनको महसूस होता है कि बस अब इस लोकल गवर्निंग बॉडी के पास ये पावर मजीद नहीं होनी चाहिए, तो फिर उससे स्नैच कर लेती है। ठीक, अब इसकी समझ आई? अब इस यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, कि जितनी भी पावर्स हैं सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। फेडरल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, कुछ रीजनल गवर्नमेंट्स के पास होती हैं। यूनिटरी के अंदर जो सबसे पहला फीचर है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, कि जितनी भी पावर्स हैं सारी की सारी सेंटर को दे दी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज, अब एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, विच मीन्स कि इनके पास जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो यहां पे बैठे हैं, तो जो भी लॉज ये बनाते हैं वो पूरे के पूरे कंट्री के अंदर सेम वही लॉ अप्लाई हो जाता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज। फेडरल के अंदर यूनिफॉर्मिटी इस तरह नहीं होती। सेंट्रल के कुछ लॉ तो पूरी कंट्री के ऊपर अप्लाई होते हैं, लेकिन जो रीजनल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको भी ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने स्पेसिफिक रीजन के लिए कुछ लॉज बना सके अपनी मर्जी से। समझ आई? यूनिटरी के अंदर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बना दिया, पूरे के पूरे कंट्री पे वो लॉ अप्लाई होता है। नो परमानेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, सारी की सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कोई परमानेंट डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स की नहीं है कि किसी लोकल गवर्निंग बॉडी को कुछ पावर्स परमानेंटली दे दे, इस तरह नहीं है। डेवोल्यूशन है कि पावर्स देते तो हैं, लेकिन फिर उन पावर्स को वापस स्नैच कर लेते हैं। डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स। ठीक, अगला फीचर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जब सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो यहां पे इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की निस्बत फ्लेक्सिबल होता है। अमेंडमेंट्स आप उसमें आसानी से कर सकते हो। ठीक, वजह क्या है? क्योंकि पावर सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यहां पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर रीजनल गवर्नमेंट्स को भी पावर्स दी होती हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करनी होती है तो इनका कंसेंट भी चाहिए होता है। 3 बंदे अमेंडमेंट के हक में हैं, चौथा बंदा अमेंडमेंट के हक में नहीं है, तो अब अमेंडमेंट नहीं हो सकती। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ठीक, तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की निस्बत ज्यादा फ्लेक्सिबल है।
क्योंकि एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है और जितनी भी जो लोकल गवर्निंग बॉडीज है उनके पास तो पावर है ही नहीं, ना उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन यहां पे मौजूद है। तो यहां पे इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करनी हो तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, कर सकते हैं। आगे देखें, कंप्लीट कंट्रोल ओवर लोकल गवर्निंग बॉडीज। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका एक फीचर ये भी है कि इसका जितनी भी गवर्निंग बॉडीज हैं कंट्री के जिस भी हिस्से में हैं उन सब के ऊपर इसका कंट्रोल होता है। अब इंपॉर्टेंट बात देखें, ये फीचर्स में कैन बी यूनिकैमरल और बायकैमरल। यूनिकैमरल कहते हैं जहां पे एक लेजिस्लेचर हो, एक हाउस हो। बाईकैमरल कहते हैं जहां पे दो हाउसेस हों, जैसे पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली और सेनेट है, इसी तरह इंडिया के अंदर दो हाउसेस हैं। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं, ये उनको कंफ्यूजन होती है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हमेशा यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा, सिर्फ एक हाउस होगा। जरूरी नहीं है, बाईकैमरल भी हो सकता है, वहां पे भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होगी बाईकैमरल लेजिस्लेचर के साथ। लेकिन बाईकैमरल लेजिस्लेचर के अंदर अगर यूनिकैमरल है फिर तो मसला हल है ना, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक ही लेजिस्लेटिव बॉडी है, कोई और मसला है ही नहीं। लेकिन अगर बाईकैमरल हो जाए, दो हाउसेस हो जाए, लोअर हाउस अपर हाउस, तो फिर पावर किसके पास ज्यादा होगी? पावर उसके पास ज्यादा होगी जो उनका जिस हाउस के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होंगे। यूके की एग्जांपल लें, बाईकैमरल है, ठीक, लेकिन पावर सबसे ज्यादा किसके पास है? उनका जो लो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हाउस है उसके पास सबसे ज्यादा पावर्स हैं। और जो उनका हेरिडेटरी चैम्बर है जिसे वो अपर हाउस कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, उस हेरिडेटरी चैम्बर्स के पास एज सच कोई पावर नहीं। इसलिए यूके का सिस्टम भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। समझ आई? यूके का सिस्टम भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विद बायकैमरल लेजिस्लेचर। क्लियर है? ये फीचर्स क्लियर हो गए। अब आए मेरिट्स के ऊपर कि इस यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या मेरिट्स हैं। Respond rapidly to crisis since only one layer of government needs to consider any given issue. कोई क्राइसिस आ जाता है तो इनका रिस्पांस बहुत रैपिड होता है बनिस्बते फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, ठीक, क्योंकि एक ही लेयर है गवर्नमेंट की, जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। तो वहां पे ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और रीजनल गवर्नमेंट्स, इनका कंसेप्ट तो है ही नहीं। अब कोई क्राइसिस आ गया है नेशनल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लेना है वो उसी टाइम डिसीजन लेके उसको अप्लाई कर देते हैं। फेडरल में हमें फिर सबका कंसेंट चाहिए होता है, ठीक। आगे देखें, लॉज टेंड टू पास मोर क्विकली। एक ही गवर्नमेंट है तो जो लॉज बनाएगी, सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। जब वो लॉज बनाएगी और गवर्नमेंट भी सिर्फ सिंगल है, एक है, तो वो लॉज भी जाहिर बात है क्या होंगे, बनाएगी और उनको बहुत तेजी के साथ क्विकली उनको पास करेगी, ठीक। अगला मेरिट देखें, लेस कॉस्टली। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेस कॉस्टली है। किस तरह? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी इनके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं। उनके प्रिविलेजेस, जो भी उनको अलाउंसेस देने हैं, वो यहाँ पे है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर देखो, आपको यहाँ पे भी अलाउंसेस देने हैं, इनको भी आपने प्रिविलेजेस देने हैं, इनको भी देने हैं, इनको भी प्रिविलेजेस देने हैं, इनको भी देने हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को तो ऑब्वियसली प्रिविलेजेस देने ही हैं। तो कितने ज्यादा लोगों को आपने प्रिविलेजेस देने हैं। जब ये लोग डिमांड करते हैं ना फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कि हमें सेपरेट प्रोविंस बनना है,
तो फिर क्यों ये डिमांड उनकी नहीं सुनी जाती? इसलिए क्योंकि अगर सेपरेट प्रोविंस बना रहे हो तो उनको अलग से प्रोविंशियल असेंबली देनी होगी, उनके अपने एमपीएस होंगे, उनके अपने एमपीएस के प्रोटोकॉल्स होंगे, ठीक, तो उनका अपना एक सेक्रेटेरिएट होगा। अब ये बिल्डिंग बनाना, ये उनको तनख्वाहें देना, मिनिस्टर्स को आपने अपॉइंट करना, फिर उन मिनिस्टर्स की आपने प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना, खर्चा होगा ना। यूनिटरी फॉर्म में ये चीज नहीं है, लेस कॉस्टली है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन पे खर्चा करो, बाकी तो वैसे भी लोकल गवर्निंग बॉडीज हैं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं वो इसी तरह है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक, समझ आई? अब इसके डीमेरिट्स देखो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। कैन इग्नोर लोकल नीड्स, लोकल प्रॉब्लम्स एंड लोकल इंटरेस्ट्स। ये हो सकता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कि आपने कंट्री के मुख्तलिफ हिस्सों में लोकल गवर्निंग बॉडीज बना दी और सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंटर में अपने उसकी जितनी भी पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वो सारी उसकी अपने पास हैं, उसने गवर्निंग बॉडीज को पावर्स नहीं है दी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल सपोज करें इस एरिया में किसी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पे लोगों की कुछ लोकल नीड्स हैं, लोकल इंटरेस्ट हैं, लोकल प्रॉब्लम्स हैं। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहाँ पे मौजूद है, पावर्स इसने सारी अपने पास रखी हैं, इस लोकल गवर्निंग बॉडी को पावर दी ही नहीं। तो अब ये लोकल गवर्निंग बॉडी उनकी प्रॉब्लम्स को, जो यहाँ के स्पेसिफिक लोकल लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेगी? जाहिर ही बात है वेट करेंगे इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हमें कमांड दे तो फिर हम कुछ आगे से करें, या कोई हमें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करे तो हम यहाँ के लोगों की नीड्स को पूरा करें। तो विच मीन्स कि ये जो लोकल गवर्निंग बॉडी इस एरिया में है ये बजाते खुद उन लोगों की इंटरेस्ट्स को, उन लोगों की लोकल नीड्स को पूरा नहीं कर सकती। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बिजी है, फॉरेन रिलेशंस हैं या उसके अलावा कोई बड़े नेशनल इश्यूज हैं, तो फिर ये लोग तो वैसे ही रह जाएंगे ना, इनकी नीड्स तो फिर पूरी ही नहीं होंगी। अगर होंगी भी तो काफी टाइम बाद जाके होंगी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री होगी तब वो जाके इन पे तवज्जो देगी, ठीक। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस तरह नहीं होता। आपने रीजनल गवर्नमेंट्स को अथॉरिटी दे दी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बना दी हैं। अब अगर इस एरिया में लोगों को कोई मसला है तो वो अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रुजू करेंगे, अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपने मसले एड्रेस करेंगे, सेंटर से उनका डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होगा। समझ आए? ये फायदा यहां पे हमें मिलता है कि किसी भी एरिया में मसला हो जाए वो अपनी ही लोकल जो उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको जाके एड्रेस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, ठीक। समझ आई बात की? आगे देखें सेकंड डीमेरिट, कैन इनकरेज एब्यूज ऑफ पावर। अब ये हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट है, सिर्फ एक गवर्नमेंट है, तो एब्यूज ऑफ पावर हो सकता है। किस तरह? जब ये लॉज बनाती है तो वो लॉज सबके ऊपर अप्लाई कर देती है, ठीक। अब लोग कुछ इस एरिया में रह रहे हैं, कुछ इसमें रह रहे हैं, कुछ इसमें रह रहे हैं, कुछ इसमें रह रहे हैं। हो सकता है कि जो आपने लॉज बनाए वो यहाँ पे जो माइनॉरिटीज रह रही है उन माइनॉरिटीज के राइट्स को वायलेट कर रहे हो सकता है, क्योंकि आप तो सेंटर में बैठ के लॉज बनाते जा रहे हो, ठीक। और फिर उन लॉज के अंदर यूनिफॉर्मिटी है कि वो सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक। एक बात यहाँ पे एब्यूज हो सकता है कि आपने अपनी पावर का एब्यूज किया और लॉज बना के इम्पोज कर दिया, आपने किसी के राइट का ख्याल नहीं किया, ठीक। तो ये बंदे अगर यहाँ पे डिप्रेस सेक्शन कोई मौजूद है तो वो भी तो आपके कंट्री का ही हिस्सा है ना, ठीक। दूसरा हो सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोग बैठे हों, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हों, ये एक तरह की डिक्टेटरशिप शुरू कर दें, ठीक। लोगों के इंटरेस्ट को ना देखें और एक तरह की डिक्टेटरशिप अपनी मनमानी शुरू कर दे, क्योंकि सारी की सारी पावर्स तो इन्हीं के हाथों में है ना, ठीक। आगे देखें,
कैन कॉज डिसइंटीग्रेशन, ये चांसेस होते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कि अगर कोई गवर्नमेंट है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है किसी कंट्री की, और उस कंट्री के अंदर लोग मुख्तलिफ रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले रह रहे हैं, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक रखने वाले लोग वहाँ पे रह रहे हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेज बोलने वाले लोग वहाँ पे रह रहे हैं, और आपने सेंट्रल गवर्नमेंट उन सब के ऊपर बिठा दी। ठीक, तो अब जो मुख्तलिफ कल्चर से लोग बिलोंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिलीजन से लोग बिलोंग कर रहे हैं, आपके लॉज यूनिफॉर्म है, वो उनकी सैंक्टिटी को, उनकी राइट्स को हर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन होती है। ठीक, लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ देने से इनकार कर सकते हैं, लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में देखिए ये चीज नहीं है। आपके जितने भी प्रोविंसेस हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट है। अगर उनकी अपनी गवर्नमेंट है हर प्रोविंस की, तो इस गवर्नमेंट के अंदर जो बंदे आके बैठेंगे वो आपके ही कल्चर से बिलोंग करते होंगे, आप ही की लैंग्वेज बोलते होंगे। इस इलाके में, इस रीजन में, इस प्रोविंस में अगर कोई गवर्नमेंट मौजूद आपने बनाई हुई है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मौजूद है, तो इस इलाके के बंदे, इस कल्चर के लोग अपने ही रिप्रेजेंटेटिव्स को इस प्रोविंशियल असेंबली के अंदर इलेक्ट करेंगे। तो ये बंदे जो इलेक्ट हो गए प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, एमपीए बन गए, इनको अपने इलाके के लोगों के मसलों का पता होगा, उसे ये पता होगा कि मेरे कल्चर के लोग किस नेचर के हैं, इनके साथ मैंने टैकल कैसे करना है। यहां पे ये चीज नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बंदा आ गया उसने फिर पूरे कंट्री को चलाना है। फिर अगर उसके अंदर मुख्तलिफ कल्चर के लोग हैं, मुख्तलिफ रिलीजन के लोग हैं, तो फिर मसला बनता है। ठीक, अब एक सपोज एक एग्जांपल है, आप पंजाबी हैं, आपको मैं बलूचिस्तान या केपीके में भेज दूं जो हमारे प्रोविंसेस हैं, तो आप वहां पे जाके उन लोगों के माइंडसेट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उनके साथ टाइम नहीं गुजारा। आप डायरेक्टली जाके वहां पे जब लॉज बनाना शुरू करेंगे, आप किसी पावरफुल पोस्ट पे हैं, तो आपको इश्यूज होंगे। वहां पे अगर कोई बंदा लॉ बनाएगा या गवर्न करेगा उनको प्रोविंशियल असेंबली में बैठ के, तो वो उन्हीं के अपने कल्चर का बंदा हो। बलूचिस्तान असेंबली के अंदर उसी बलूचिस्तान के कल्चर के लोग ही अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को उठा के बिठाते हैं। सिंध के अंदर आप देख लें, ये क्यों है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये चीज, ताकि जो मुख्तलिफ कल्चर के लोग रह रहे हैं, मुख्तलिफ रिलीजियस बैकग्राउंड से लोग ताल्लुक रखते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करें, ताकि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उन्हीं के कल्चर को देखते हुए, उन्हीं के रिलीजन को देखते हुए उनके इंटरेस्ट्स का ख्याल रखें। जिसकी वजह से जब ये पॉसिबल हो जाता है तो लोग फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। यहां पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट सबके ऊपर बादशाहत कर रही है, समझे इस तरह। ठीक, कैन एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव डिले बिकॉज ऑफ वर्कलोड एंड इन्वॉल्वमेंट इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ये इसका एक डीमेरिट है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर वर्कलोड आ जाए, तो एक ही गवर्नमेंट है पूरे कंट्री को चला रही है, इसके ऊपर वर्कलोड आ जाए, यहाँ से फॉरेन रिलेशंस का मसला आ जाए, यहाँ से कोई और मसला आ जाए, तो फिर इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि कंट्री के मुख्तलिफ हिस्सों में अगर कुछ काम की ज़रूरत है तो वो फिर नहीं हो पा रहा होता, इसलिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी जो तवज्जो है वो अपने करंटली जो उस पे वर्कलोड है उसके ऊपर है, और उस वर्कलोड में भी जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर है।
और जाहिर बात है इन्वॉल्वमेंट इन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जब हम फॉरेन रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सामना भी आता है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये अपनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से, वर्कलोड की वजह से ऐसा हो सकता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज हों इसके अंदर। कंट्री के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंट होना ज़रूरी है वहाँ पे शायद एडमिनिस्ट्रेशन उतनी एफिशिएंट ना हो। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस नहीं कर पा रही। एज सिंपल इज दिस। ठीक, ये लेक्चर समझ आया आप लोगों को? अब अगली वीडियो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।